हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने डीएमएस एजुकेशन पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। हम लोगों ने पहले मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग दूसरे मॉडल पेपर की तरफ चलेंगे, जिसमें से हम लोग पहला खंड करेंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है तथा तब ए और बी का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए 205, ऑप्शन नंबर बी 1000, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर डी 195। एस सी एफ ए एंड बी बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। अब एलसीएम दिया है, एलसीएम ए और बी का एलसीएम जो दिया है कितना दिया है? 200 दिया है। तो पूछ रहा है क्या एलसीएम। हम जानते हैं कि एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना? 5 है। एलसीएम कितना है? 2 है। दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 1000 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संख्या 4 अंडर में 3 दिया है। संख्या 4 अंडर में 3 है। पहला ऑप्शन पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या कि चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अंडर में माने 4 अंडर में 3 है। तो जानते हैं कि 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अंडर में से क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल किया जाता है तो वह उसका हमेशा गुणनफल जो आता है हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि 20, 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ होगा। तो हम जानते हैं कि दो संख्या दिया है, 20 दिया है, अब दूसरी संख्या क्या दिया है? 25 दिया है। इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है? 100 दिया है। तो इन दोनों में अगर हम ऐसे ही अनुमान लगा लें जल्दी से, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? इसका जो गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणित 5 आएगा, यानी 2 गुणित 2 गुणित 5 आएगा। और इसका गुणनखंड करेंगे क्या आएगा? 5 गुणित 5 आएगा। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है कितना है? 5 है। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। इसलिए इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग तुरंत जल्दी बता देंगे कि अगर दो संख्याओं के एलसीएम कितना दिया है? 100 दिया है। और दोनों संख्याओं का फैक्टर करने पर इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा? 5 आएगा। तो यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो हम जानते हैं एक फार्मूला कि पहली संख्या यानी एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे एलसीएम। हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो पहली संख्या कितना दिया है? 20 और दूसरी संख्या कितना दिया है? 25 बटे एलसीएम कितना दिया है? 100। दोनों का कटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा, यानी एचसीएफ कितना आ गया? 5। चाहे आप डायरेक्ट जल्दी लगा सकते हैं, अगर आप जल्दी चाहते हैं तो और जल्दी लगा सकते हैं। दोनों का फैक्टर करिए, देखिए कितना आता है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आता है? 5 आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। अच्छा, ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 का जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन कौन सही है? डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10। तो यक्स का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है +-1, ऑप्शन नंबर दिया है +-2, ऑप्शन नंबर सी दिया है +-3, ऑप्शन नंबर डी दिया है +-4। तो हमें क्या दिया है कि 1/x² प्लस 6 बराबर दिया है 1/ कितना 10 दिया है। तो आप चाहे त्रिज्या गुणा कर दीजिए, माने पक्षांतर कर लीजिए, या तो हम जानते हैं कि यदि इसे उलटेंगे, उलट के लिखेंगे, कितना लिखेंगे x² प्लस 6 बराबर कितना लिख सकते हैं 10। तो x² बराबर कितना आ गया 10 - 6 आएगा। तो x² का मान कितना आ गया 4, यानी x के बराबर लिख सकते हैं अंडर में 4, यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, यानी x बराबर 4 का वर्गमूल कितना +-2। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि समीकरण 2x² - 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। चलिए हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 2x² - 8x प्लस c, 2x² - 8x प्लस c बराबर 0 दिया है और कहा है कि इसके मूल बराबर हैं। यदि हम इस समीकरण की तुलना हम दो घात समीकरण के मानक रूप से करते हैं तो a बराबर कितना होगा 2 होगा, b बराबर कितना होगा -8 होगा और c बराबर क्या होगा c होगा। तो हम मूल बराबर के लिए विविक्तर होता है d बराबर 0, तो हम b विविक्तर का मान क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं b² बराबर कितना 4ac, तो b का मान रखेंगे -8 का स्क्वायर बराबर 4 + 2, ए का मान 2 दिया है, बी का मान 8 दिया था और सी का मान c दिया है। तो इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ कहती जाए कि पछाना करेंगे कितना आगे बटा हो जाएगा बराबर सी, यानी जो सी का मान आ रहा है कितना आ रहा है 8 आ रहा है। सी का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इसलिए इस ऑप्शन का माने इस प्रश्न का जो विकल्प सही है कौन सा सही है डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, x² - 3x प्लस 5 का एक शून्यक 2 है तो a का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2/5, ऑप्शन नंबर डी 5/2। बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है x² - 3x प्लस 5a और इसका एक शून्यक दिया है, यानी x बराबर कितना दिया है 2 दिया है। यदि x बराबर 2 दिया है तो शून्यक है इसका। अब a का मान ज्ञात कर लेंगे, x का मान हम 2 रखने पर इसका पूरा मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो इसका मतलब हम x का मान 2 के 0 के बराबर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3x, 3 की जगह x के जगह कितना लगा 2 रख देंगे 2 प्लस 5a बराबर कितना होना चाहिए 0 आना चाहिए। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0। तो हम इसे घटाएंगे -2 प्लस 5a बराबर 0, यानी 5a का जो मान आएगा 2 आएगा। तो a बराबर कितना आएगा 2/5, यानी इस ऑप्शन का इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है यानी 2/5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है बहुपद x² - 5x प्लस 6 का शून्यक है। ऑप्शन नंबर ए 4 - -1, ऑप्शन नंबर बी -2 -3, ऑप्शन नंबर सी -4 1, ऑप्शन नंबर डी 2 3। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुपद क्या दिया है 5x, बहुपद दिया है x² - 5x प्लस 6, x² - 5x प्लस 6 दिया है। तो हमें जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे 5 का दो भाग करेंगे, 2 और 3 होगा, इसलिए माने हम इसको जब खंड करते हैं तो कितना आएगा x माने 2 आएगा
और x माने कितना आएगा 3 आएगा। 2 इसका शून्य का आएगा माने x का माने 2 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। इस प्रकार जल्दी करेंगे। तो हमारे जो ऑप्शन है इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, 2,3 यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 8 दिया है बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रथम चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर बी दिया है द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर 3 सी दिया है तृतीय चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर डी दिया है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हमें दिया है क्या, बिंदु क्या दिया है -5,6। तो हम जानते हैं कि यक्स जो है यक्स भुज जो है माइनस में है और कोटि क्या है प्लस में है, यानी यक्स अक्ष को हमेशा भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। अगर भुज माइनस में है तो कोट प्लस में है, तो जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है चिन्ह प्रॉपर्टी प्लस प्लस होता है, क्योंकि इसमें भुज जो है यक्स अक्ष का धन दिशा है, ए वाई अक्ष का धन दिशा है, ये यक्स अक्ष का मान्य दिशा है, ए वाई अक्ष का मान्य दिशा है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी भूकोटि अगर कोटि पॉजिटिव है तो हमेशा इस यक्स अक्ष के ऊपर बात होगी, अगर कोटि निगेटिव है तो यानी यक्स अक्ष के नीचे बात होती है। अगर इस रेखा देखिए, अगर ऊर्ध्वाधर रेखा बात करते हैं, यदि हमके भुज पॉजिटिव दिया है तो हमें हमेशा क्या होगा इस रेखा के माने वाई अक्ष के दाहिनी तरफ बात होता है। अगर भुज निगेटिव होता है तो हमेशा वाई अक्ष के बाईं तरफ बात होता है। तो इसमें क्या दिया है कि भुज जो निगेटिव दिया है, अगर भुज निगेटिव है तो हमें वाई अक्ष के बाईं तरफ बात हो रहा है, तो बाईं तरफ माने यक्स निगेटिव है तो माने इसमें क्या होगा माइनस कामा प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा माइनस माइनस होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा कोटि माइनस है और भुज कितना है प्लस है, इसलिए भुज प्लस कोटि माइनस, इसलिए इसका जो होगा प्लस माइनस होगा। तो हमें क्या दिया है -5 कामा -5,6 किस चतुर्थांश में है, तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है द्वितीय चतुर्थांश में आता है। इसलिए इस प्रश्न नंबर 8 का जो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय चतुर्थांश। प्रश्न नंबर 9 दिया है यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है पाई ए गुणित थीटा बटे 360, ऑप्शन नंबर दिया है 2 पाई ए गुणित थीटा बटे 360, ऑप्शन नंबर सी दिया है पाई ए बटे 2 थीटा बटे 360, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2 पाई ए स्क्वायर गुणित थीटा बटे 360। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। भाई हम जानते हैं कि यदि वृत्त वाली बात हो रही है तो एक वृत्त का क्या पूछ रहा है चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई। तो हम जानते हैं या तो डायरेक्ट आप अगर याद है फॉर्मूला तो ठीक है लगा दीजिएगा, नहीं याद है आइए हम आपको याद करवाते हैं। भाई चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणित कोण होता है। अब कोण किस में दिया है थीटा दिया है और चाप माने लंबाई है, चाप को मान लिए यल, लंबाई को मान लिए यल, और त्रिज्या कितना दिया ए दिया है और थीटा दिया है जो कि ये अंश में नापा गया है। हमें कितना दिया है रेडियन में दिया है, किसमें दिया है रेडियन में दिया है। अगर रेडियन में दिया है तो चाप की लंबाई हम इससे बदलना चाहते हैं रेडियन में, तो थीटा बराबर कितना होता है, ये तो चाप की लंबाई की बात हो, थीटा को हमें बदल दीजिए रेडियन बदलना है। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी अंश को रेडियन में बदलना होता है तो क्या करते हैं कि हम हमेशा थीटा में यानी उसमें पाई बटे 360 का क्या करते थे पूरा कर देते हैं, सॉरी मैंने 360 नहीं 180 का। भाई किसी भी अंश को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं, तो जो आएगा यल का मान जो आएगा ए गुणित पाई थीटा बटे 180 आएगा। भाई हमें ये ऑप्शन नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं यानी यल बराबर कितना आएगा पाई ए गुणित थीटा बटे 180। इसमें से ये ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, कोई भी जगह नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 का यहाँ गुणा कर देते हैं और 2 का इसमें गुणा कर देते हैं,
2 का गुणा 2 का भाग कर दिए, तो यानी यल का मान जो आएगा 2 पाई ए इंटू थीटा बटे 360 होगा। ये इससे लगा सकते हैं। अगर इससे नहीं आता है तो आइए हम आपको साधारण बताते हैं। ये क्या है? वृत्त का केंद्र है भाई। वृत्त का केंद्र एक चक्कर पूरा करने में कितना अंश घूमता है? 360 अंश घूमता है। 360 अंश में हमें कितना चलते हैं? 2 पाई आर चलते हैं। 2 पाई आर माने ए दिया है त्रिज्या, तो ए मान लिए। अब एक अंश में कितना चलेंगे हम? एक अंश में चलेंगे 2 पाई ए बटे 360, पक्षांतर कर दिए, तो एक अंश बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई ए बटे 1 बटे हम इसे 360 लिख सकते हैं। अब लेकिन हमें पूछा है क्या है? जो इसका केंद्रीय कोण है कितना है? थीटा है। तो एक अंश में यदि हम इतना 2 पाई ए 1 बटे 360 चले हैं, तो थीटा अंश में कितना चलेंगे? 2 पाई ए बटे थीटा बटे 360। भाई एक अंश में यदि इतना चल रहे हैं तो थीटा अंश में कितना चलेंगे? थीटा बटे 360। इसलिए जो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा कितना होगा? 2 पाई ए थीटा बटे 360, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि आपको ये इससे नहीं बदलना आता कोई बात नहीं, बस आप लोग इससे बदल दीजिएगा, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज हैं। दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ई बराबर 56 अंश तथा तब कोण सी किसके बराबर होगा? कोण सी बराबर होगा दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए 45 अंश, ऑप्शन नंबर बी 56 अंश, ऑप्शन नंबर सी 110 अंश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज है ए बी सी और अगला त्रिभुज है डी ई एफ, यदि ए त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के, तो कह रहा है कि कोण ए का मान दिया है कितना? 45 अंश, और ई का मान कितना दिया है? 56 अंश। ई का मान कितना दिया है? 56 अंश। तो सी किसके बराबर पूछ रहा है। तो जानते हैं हम कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो यानी इसमें देखिए दो त्रिभुज समरूप है, जो बी है ए किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। बी किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। एफ किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। यदि ये दोनों त्रिभुज है, हम जानते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज समरूप है, उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए का संगत कोण डी होगा, बी का संगत कोण क्या होगा? ई होगा, और सी का जो संगत कोण होगा क्या होगा? एफ होगा। तो हमें अगर ई मालूम है तो बी मालूम होगा। अगर बी कितना है माने ई, कोण ई बराबर कोण ई होगा, तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा? 56 अंश आ जाएगा। यानी कोण का बी का मान कितना आ गया? 56 आ गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 में से इन दोनों को जोड़ देंगे, कोण सी का मान निकलेगा, माने कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस कोण ए धन कोण बी। तो कोण सी का मान कितना आ गया? 180 माइनस कोण ए का मान कितना? 45 अंश, प्लस कोण बी का मान कितना? 56 अंश। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? कोण सी बराबर भाई 180 माइनस कितना आ जाएगा? 11 80 लगा 1 9 1 10 101 आ जाएगा। अब इसमें 180 में घटाएंगे, कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? यदि हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? लगभग 69 अंश आ जाएगा, सॉरी 79 अंश। कितना आ जाएगा? 79 अंक। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा, कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 79 अंश होगा। प्रश्न नंबर 11 दिया है यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान होगा।
इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 12/5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 12/13, ऑप्शन नंबर सी दिया है 13/12 कि ऑप्शन नंबर डी दिया है 5/12। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? कॉस ए बराबर कितना दिया है? कॉस ए बराबर दिया है 5/13। तो tan ए का मान पूछ रहा है। यदि आप जल्दी लगाना चाहते हैं तो देखिए, हम जानते हैं भाई पाइथागोरस का जो ट्रिक होता है, 13 5 है, 5 13 अगर पेयर बन रहा है तो अगला क्या बनेगा? 12 बनेगा। इसका मतलब अगर काश होता है तो क्या होता है? आधार बटे कर होता है। आधार का मान कितना हो गया? 5 हो गया। कर का मान कितना हो गया? 13 हो गया। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा कि ट्रिक अगर याद आएगा जल्दी लगा पाएंगे। तो क्या होता है? यदि 5 और 13 का कंबाइंड बन रहा है तो अगला जो आएगा कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसलिए हम लोग ट्रिक याद जल्दी से लगा पाएंगे। तो यानी ई क्या होगा? tan a पूछा तो tan a बराबर का लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। तो लंब का मान कितना है? 12 है। आधार का मान कितना है? 5 है। तो tan a का मान जो आएगा कितना आएगा? 12/5। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए 12/5। प्रश्न नंबर 12 दिया है यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 1 की ऑप्शन नंबर डी 1/√3। तो क्या दिया है? cos थीटा बराबर कितना? 1। पूछ क्या रहा है? tan थीटा का मान। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर cos किस अंश का मान 1 होता है? cos 0 अंश का मान होता है। तो cos कट जाएगा, थीटा का मान कितना आएगा? 0 अंश आएगा। तो tan 0 अंश, थीटा यहीं रख दिए 0 अंश, तो tan 0 अंश क्या होता है? 0 होता है। tan 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0 अंश। प्रश्न नंबर 13 दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए √3/2, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी √3 की ऑप्शन नंबर डी 1/√3। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है? 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसे सॉल्व करें कितना आएगा? 2 गुणित tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा? 2√3, 2 का गुणा कर दिए बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने में कितना आएगा? 2√3, 2/√3 बटे 3 1 का 3 1 4 माने 3 प्लस 1 बटे 3 1 का 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका? 2/√3 गुणित इसे लिख सकते हैं √ यहाँ आप सॉल्व कर देते हैं 2/√3 गुणित, भाई हम देखते हैं कि इससे जोड़ने कितना 4 आ जाएगा, तो चौथा पद ऊपर चला जाता है यानी 3/4 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यानी कितना आ जाएगा? √3 इंटू √3 बटे √3 इंटू 2 हो जाएगा। तो √3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √3/2। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, √3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग अपने 14वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या दिया है? यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान होगा।
ऑप्शन नंबर ए 90 अंश, ऑप्शन नंबर बी 60 अंश, ऑप्शन नंबर सी 45 अंश, ऑप्शन नंबर डी 0 अंश। आइए हमें सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा। ठीक है, cos उस तरफ है, sin को इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा? sin अल्फा बराबर, भाई sin अल्फा, sin इस तरफ आएगा, cos उस तरफ जाएगा, तो बटे क्या हो जाएगा? sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? cos अल्फा। साइन साइन कट जाएगा, तो मैंने cos अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो cos अल्फा बराबर, cos किस अंश का मान होता है? cos 0 अंश का मान होता है। तो cos cos कट जाए तो अल्फा बराबर कितना? 0 अंश। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 0 अंश। चलिए हम लोग प्रश्न प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है? यदि एक वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या दिया है हमें कितना? 6 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है? 60 अंश। कितना? 60 अंश। तो कह रहा है कि वृत्त का जो एरिया होगा कितना होगा, वो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चाप, अगर चाप बात हो रहा है, त्रिज्यखंड का बात हो रहा है, ए आपका त्रिज्यखंड है जो कि केंद्र पे कितना बना है? 60 से बना रहा है। ए 0 हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वृत्ते थीटा बटे 360। ये होता है इसका क्षेत्रफल। वही बात होगा, इससे पहले हमने आपको क्या बताया, अगर यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो बस इतना याद कर लीजिए कि एक वृत्त कितना अंश घूमता है? 360 अंश। तो एक एक वृत्त कितना? 360 अंश। कितने का एरिया बनेगा? एक वृत्त का एरिया कितना होगा? क्षेत्रफल माने पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अब तो एक अंश में कितना एरिया उसका आएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 आएगा। 360 अंश। तो थीटा अंश पूछ रहा है, अगर थीटा पूछ रहा है तो थीटा अंश में कितना बनाएगा? पाई आर स्क्वायर उल्टे थीटा बटे 360 अंश। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो अगर क्षेत्रफल पूछता है तो एक वृत्त केंद्र पर कितना? 360 अंश। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं? एक अंश का निकालते हैं, तो मैंने 360 को 75 कर दिए, तो मैंने एक अंश में कितना? पाई बटे 360 अंश। 360 एंगल मैंने एरिया बनेगा। एक अंश में कितना एरिया? पाई बटे 360। तो हमें पूछ रहा है कि अगर एंगल पूछे कितने मैंने दिया रहे? थीटा अंश में, तो थीटा अंश में कितना होगा? पाई आर स्क्वायर वृत्ते थीटा बटे 360। यानी यहाँ पे थीटा गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? थीटा गुणा कर देंगे। तो हमें किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला आप याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया है? हमें एरिया पूछा है, तो मैंने थीटा है कितना रख दीजिए? 60 अंश रख दीजिए। तो एरिया जो आएगा पाई आर स्क्वायर वृत्ते थीटा का मान कितना? 60 अंश बटे 360। तो हम इसे और आर का मान भी दिया है कितना? 6, तो रख दीजिए 6। 6 का स्क्वायर वृत्ते 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 बटे 36। तो 6 का वर्ग करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 6 का वर्ग 36 और 36 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 16 दिया है, यदि ए सेमी भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों
को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है 6a²। ऑप्शन नंबर बी दिया है 8a²। ऑप्शन नंबर सी दिया है 10a² सेंटीमीटर स्क्वायर, सब में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है 12a² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए क्या दिया है, हमें दिया है कि दो घन है, उन दोनों घनों को आपस में क्या किया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है। जब उन दोनों घनों को आपस में मिला दिया जा रहा है तो उससे जो नया पृष्ठ बन रहा है, जो नया आकार बन रहा है, उस आकार का क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए, तो क्या करिए, मान लीजिए ये घन है जिसका भुजा ए दिया है। अब पूरा घन तो नहीं बनाएंगे, ये इस तरह से बनता है। और दूसरा घन क्या है, उसका भी जो भुजा होगा कितना होगा, ये होगा। मान लीजिए इस तरह से। अब नापे जो पे नहीं है भाई, ये दोनों घन है, इसका भी क्या है, इन दोनों के मिला के एक घनाभ का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, एक घनाभ का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए दोनों घनों को मिला दिए, मिलाने पर क्या होगा, एक घनाभ का निर्माण हुआ। इस तरह के, तो इसका जो लेंथ आएगा ए धन ए माने 2a आएगा। इसका चौड़ाई वही रहेगा और हाइट भी वही रहेगा, ए रहेगा। तो घनाभ का जो पृष्ठ होता है, घनाभ का जो पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, दो कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई, दो कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। तो दो लंबाई मान कितना, 2a गुणित ए प्लस ए गुणित ए प्लस ए गुणित 2a। ठीक, तो हम इसे क्या कहेंगे, ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दो ए स्क्वायर, जोड़ेंगे दो दो चार एक पाँच, पाँच एक पाँच दूनी मन दो गुते 5a स्क्वायर, गुणा करेंगे कितना आएगा, 10a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 10a स्क्वायर। प्रश्न नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित सारी का माध्य ज्ञात कीजिए। सारी कितना दिया है, वर्ग अंतराल दिया है आपका कितना, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया है। अब बारंबारता कितना दिया है, 4, 5, 4, 7 दिया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 18, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी दिया है 21, ऑप्शन नंबर डी दिया है 22। चलिए, इसमें से क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि वर्ग अंतराल हमें दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल यानी वर्ग अंतराल दिया है। बारंबारता से कितना दर्शाते हैं, एफ दिया है, ये दो दिया है आपको। अब अगर हमके माध्य चाहिए तो हमें क्या चाहिएगा, पहले दिया क्या है उसके लिए दीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से कितना दिया है, 40 दिया है। बारंबारता में क्या दिया है, 4, 5, 4, 5, 4, 7, हमें यही दिया है, 4, 5, 4, 7 दिया है।
तो पूछा है क्या है, माध्य। अब माध्य ज्ञात के लिए पहले क्या जाती है, हमें चाहिए इस वर्ग अंतराल का मध्यमान चाहिए, और मध्यमान को हमेशा मध्यमान मान चाहिए, और मध्यमान को हमेशा किससे दर्शाते हैं, यक्स से, यानी यक्स निकालना होगा। अब यक्स कैसे निकलता है भाई, इन दोनों का निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के उन दोनों का क्या औसत मैंने आधा कर दीजिए भाई। 0 में से अगर इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 का आधा कितना, 5। तो 5 5 का अंतर सब में है, इसलिए क्या होगा, ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 15 होगा, कितना होगा, 25 होगा, कितना होगा, 35 होगा। अब हमें माध्य चाहिए, माने समांतर माध्य ज्ञात करना, तो वह क्या करिए, इन दोनों का कैलकुलेट करिए, गुणा करिए, एफ और इंटू एक्स निकालिए। जब एफ इंटू एक्स आ जाएगा, इससे गुणा करके 5 चौके 20, 15 पचे 75, 25 चौका 100, 35 सत्ते 7 पचे 35, हाथ से लगा 3, 7 एक गए 3 24, 245। तो अब हमें क्या चाहिए, बारंबारता का योग यानी n जो आएगा, बारंबारता को अगर हम योग जो करेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। जोड़िए कितना आएगा, 5 4 9 4 13, 13 20 आ जाएगा। अब एफ इंटू एक्स को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ इंटू एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स। सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना मिलेगा हमें, इसे जोड़ने पर जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, कितना आएगा, 9 9 4 13 1 14, हाथ से लगा 1, 3 1 4, 440। कितना आ गया, 440। तो 440 आ गया। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य यानी एक्स बार बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे एन, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य ये है, माध्य है आपका, यक्स से दर्शाते हैं। तो इसका जो आएगा 440 बटे एन मतलब 20, तो 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आधा करेंगे कितना, 2 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। अब आपको डायरेक्ट दिया है माध्यिका वर्ग, तो सारणी क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो बारंबारता वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 दिया है, यानी फिर वही बात हुआ। चलिए आइए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। भाई वर्ग अंतराल कितना दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है, बारंबारता एफ दिया है। माध्यिका ज्ञात करने के हमें क्या चाहिएगा, संचयी बारंबारता। पहले क्या क्या दिया देखिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से कितना, 20 से हमें दिया है 25, ये दिया है। अब बारंबारता कितना दिया है, 4 6 10, 4 6 10, 4 6 10 6 4 हमें दिया है बारंबारता, कितना दिया है, बारंबारता कितना दिया है, 4 6 10 6 4, ये दिया है। अब हमें माध्यिका ज्ञात के लिए हमें क्या चाहिएगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, हम लोग क्या करते हैं, जो बारंबारता बारंबारता का जो पहला पद होता है इसे लिख लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, 20 और 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 26 आएगा, 26 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक, सामने सामने लिख लीजिएगा, इतना हो गया। तो यानी हम बारंबारता को जोड़ेंगे कितना आता है, n बराबर कितना आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। अब हमें पूरा सॉल्व करने के लिए कहा नहीं है, मैंने कहा है कि माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इसका आधा यानी n का आधा हम कर देंगे, तो n बराबर होता है, यानी स्मॉल n अगर हमको चाहिए तो कितना होगा, n/2 वहां पर,
तो n बराबर कितना होगा 30/2 वहां पद। तो 30 का आधा कितना 15वां पद, 15वां पद। अब देखिए संचयी बारंबारता में 15वां पद किसमें, इसमें तो आएगा नहीं, आएगा इसमें, इसलिए ये इस वर्ग अंतराल में जो माध्यिका वर्ग होगा कि कौन होगा 10 से 15, 10 से 15। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 से 15 जो माध्यिका वर्ग होगा 10 से 15 ऑप्शन नंबर ए में होगा। प्रश्न नंबर 19 दिया है, किस अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। क्या दिया है, किस अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/7, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3/7, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2/7, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4/7। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या किया है भाई, अधिवर्ष मतलब हमें दिया है लीप वर्ष। अधिवर्ष मतलब होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब होता है लीप वर्ष। और लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी महीना 29 का हो, जिसमें फरवरी का महीना क्या हो 29 का हो, उसे लीप वर्ष कहते हैं। इसका मतलब एक साल में, एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितना होगा 366 होगा। कितना होगा 366। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि 366 में 52 सप्ताह होगा और 2 से दिन बचेंगे। 7 का भाग करेंगे तो पता चलेगा कि 52 सप्ताह आएगा और 2 से दिन बचेगा। भाई ये तो फिक्स है कि हर होता रविवार 52 सप्ताह होगा, लेकिन इस दिन में जो शेष दिन बच रहा है इसमें हमें दिनों की संख्या फिक्स नहीं है कि कौन सा दिन आएगा। यानी यहां से पता चलेगा कि प्रायिकता क्या होगा। तो से दिन के बाद हो रहा है, ये तो 52 से फिक्स है कि 7 रवि माने 52 रविवार होगा, 52 सोमवार होगा, 52 सब माने 7 दिन होगा। लेकिन इस दिन में 2 दिन में कौन सा दिन आएगा ये नहीं हमें याद हुए। पहले देखिए क्या होता है, 2 से दिन में जो हमें दिन बच रहा है, क्या बच रहा है, या तो भाई पहले या रविवार आएगा, रविवार या सोमवार होगा, या सोमवार मंगलवार होगा, या मंगलवार बुधवार होगा, या बुधवार गुरुवार होगा, या तो गुरुवार शुक्रवार होगा, या तो शुक्रवार शनिवार होगा, या तो शनिवार रविवार होगा। रविवार होगा। अब हमें ये फिक्स है, तो जो फिक्स होता है उससे तो हमें प्रायिकता नहीं चाहिए। प्रायिकता मतलब हमें संभावित मान चाहिए। अब इन सातों में से माने 1 2 3 4 5 6 7 दिन बच हो रहा है। इन सातों दिन में हमें केवल 2 दिन का रविवार चाहिए। तो इन दोनों में रविवार कौन कौन जगह आ रहा है, माने इसमें आ रहा है इस वाले पद में, और इसी वाले में पद आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो प्रायिकता आएगा, जो पीई आएगा, पीई क्या होता है, एन ई फार्मूला होता है संभावित मान बटे कुल संभावित मान, एन एस। जहां पी है, पी क्या है, किसी भी वस्तु का प्रायिकता, माने रविवार होने की प्रायिकता। भाई प्रायिकता कैसे दर्शाते हैं, पीई से दर्शाते हैं। संभावित मान को हम एन ई से दर्शाते हैं, और एन एस से कुल संभावित मान। कुल संभावित मान कितना है, अब कुल संभावित मान क्या है, एक भाई 7 दिन है, या तो रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, या शनिवार रविवार होगा। तो इन 7 दिन में से यानी ये क्या हो गया, एन एस हो गया। यही पूरा 7 दिन हमें क्या मिल जाएगा, ये सब इसे हमें क्या कहते हैं, एन एस। अब इसमें से जो ये 2 दिन रविवार आया है इसको हम क्या कहेंगे, संभावित मान, मतलब इसे कहेंगे एन ई। 2 दिन आ रहा है तो यानी जो प्रायिकता होगा पीई होगा
भाई 2 दिन, या तो इस दिन रविवार आएगा तो इस दिन रविवार आएगा, इन 2 दिन में से या तो इस दिन आएगा या तो इस दिन आएगा, या तो रविवार सोमवार आएगा या तो शनिवार सोमवार आएगा, रविवार आएगा। तो हमें 2 दिन बनना है और कुल टोटल कितना 7, कितना बन रहा है 7, यही आपका क्या होगा प्रायिकता होगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यानी 20वां प्रश्न दिया है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 3/4। तो हम जानते हैं कि कोई अगर घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित घटनाएं कहते हैं। और हमेशा निश्चित घटनाएं की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटनाएं की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। यानी निश्चित घटना क्या होगा, भाई ये दिया है कि कोई संख्या अगर समान है तो उसकी संभावित घटना भी कितना होगा, समान होगा। इसलिए यानी हमेशा निश्चित घटना वाली यानी श्योर इवेंट जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में इस मॉडल पेपर का सभी प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 यानी सभी जो सॉल्व वाला प्रश्न है उसको कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।